हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का और यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन सारे क्वेश्चंस को भी आज के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल प्रिपेयर किया हुआ है और आप देखेंगे कि लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, खासकर जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आपको थोड़ा-सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? सो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले तो 2-3 मिनट आपका समय लूँगा यहाँ पर और वो आमतौर पे मैं क्लास के लास्ट में बताता हूँ ये सब चीज़ें, बट आज मैं स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेंट तैयार जब मैं करता हूँ, तो कंटेंट तैयार करने में काफ़ी सारी रिसर्च करना पड़ता है। सिलेबस के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। फिर रिलेटेड जो सोर्सेज़ हैं लाइक बुक्स है या इंटरनेट सोर्सेज़ है, जिसमें हमें काफ़ी सारे रिसर्च करने पड़ते हैं और उससे फिर बाइलिंगुअल कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो निश्चित रूप से लेक्चर आने में थोड़ा-सा समय लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जा सकती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। चूँकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मैं भी अभी जॉब में हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा-सा समय कम रहता है, तो इसके लिए मुझे समय लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, लेकिन जब मैं आप लोग का रिस्पॉन्स देखता हूँ दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ। जब आप लोग का रिस्पॉन्स देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जितना मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं कंटेंट तैयार करने में मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इसके लिए शायद मैं भी ज़िम्मेदार हूँगा कि मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँगा, लेकिन आप अगर इसको मैच करेंगे, किसी पेड कोर्स से भी अगर आप मैच करेंगे क्वालिटी कंटेंट, और ख़ास करके मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। एग्ज़ाम में मेन चीज़ ये है कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, उसको यहाँ से डिडक्ट करना है, हटाना है उस चीज़ को। वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पर आपको। फालतू चीज़ नहीं पढ़ा, आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम होगा आपको तो पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो आप किसी पेड कोर्स से भी आप अगर देखेंगे, मैच कराएँगे, तो इतना क्वालिटी कंटेंट और सिग्नल 1 के लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको शायद नहीं देखने को मिले। लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या आता है? बिल्कुल नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल में है, कई सारे टेलीग्राम चैनल जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, जिसमें एक मेन है जिसमें मैं अपने जब मैं तैयारी कर रहा था प्रिपरेशन ड्यूरिंग ही मैं उसमें मतलब जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन-सा बैच लूँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए, सबकी चिंता होती है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें पूछते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे मतलब हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल के बारे में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में पता नहीं है। तो वो लोग अलग-अलग बैचेज़ पे इसका लेके देख लो, इसका लेके देख लो, इसका लेके देख लो, वो बोलते रहते हैं, है ना? लेकिन आप में से बहुत सारे जो ग्रुप जो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी है और उस ग्रुप में भी कॉमन है, लेकिन आप में से कोई भी एक स्टूडेंट वहाँ पे जाकर नहीं बोलता है कि ये हेमंत सर का ये आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, ब्राइट फ्यूचर बाय हेमंत कुमार पे जाके आप देखो या टेलीग्राम में देखो जाकर के, सारे कंटेंट अवेलेबल है। जो मतलब वीडियो में भी और पीडीएफ में भी। एक भी बच्चा नहीं बोलता है। अलग-अलग जो यूट्यूब चैनल है शायद वो ज़्यादा फ़ेमस है या उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा उनके लोग रीच रीच उनका ज़्यादा है, तो शायद उन इसलिए वो लोग बोल पाते हैं। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, वो इस चीज़ को स्प्रेड आउट नहीं करते हैं, हमारे कंटेंट को वहाँ पे स्प्रेड आउट नहीं करते हैं और इससे मुझे लगता है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिल नहीं पाता है ना? तो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ग्रुप में हैं, कहीं भी आपसे कोई पूछता है, तो आप इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। आप में से आप बताइए मुझे कि 12-13 घंटे का वॉच टाइम आता है, वॉच आवर टाइम आता है। तो 15 लोगों के लिए आप मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये 15 लोग ही मैं डिज़र्व करता हूँ? आप मुझे बताइए ईमानदारी से। आप ये बात बताइए कि मैं केवल 15 लोग डिज़र्व करता हूँ, 15 स्टूडेंट डिज़र्व करता हूँ? आप जब तक स्प्रेड आउट नहीं करेंगे, तब तक रिचमेंट नहीं आएगा। रीच नहीं नहीं होगा, तो फिर मेरा मोटिवेशन नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये सोच रहे होंगे ना कभी कि मैं स्प्रेड आउट कर दूँगा या फिर लोगों में शेयर कर दूँगा, तो और भी लोग कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल सोच ना रखिए दोस्तों। आपके शेयर करने से केवल वही बच्चा पढ़ेगा जो पढ़ने लायक होगा, जो रियल में प्रिपरेशन कर रहा होगा, ठीक है? और अगर आप ये शेयर नहीं करेंगे, तो भी वो कहीं से प्रिपरेशन करेगा ही करेगा। तो ऐसा सोच ही मत रखिए, ऐसा सोच के साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते कि अगर मैं शेयर कर दूँगा, किसी को और बता दूँगा इसके बारे में, तो शायद वो भी पढ़ लेगा। तो जो पढ़ने वाला है ना, वो तो कहीं से तो कहीं पढ़ेगा ही। ठीक है? ऐसा नहीं कि ये नहीं ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो ऐसा थोड़ी ना कि सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह ही नहीं सकता आपको। ये कभी नहीं हो सकता है।
लेकिन हाँ, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो मेरा रिचमेंट बढ़ेगा, व्यूज़ आएँगे ठीक-ठाक, कम से कम मुझे पैसा नहीं मिलता है एक भी। पैसा होने के लिए कम से कम 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर होना चाहिए, फिर उसके दो एक वीडियो पे कम से कम 200-400 आवर्स वॉच आवर्स होना चाहिए, तभी जाके कुछ $50 $100 बनेगा। लेकिन अभी तो मेरा सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं केवल मोटिवेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी 3-4 महीने से आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, लगभग 30-40 वीडियो मैंने दिया है। ये क्लास तो 18 नंबर क्लास है आपका, ये लेक्चर का, उसके बाद एमसीक्यूज़ का है, पीवाईक्यूज़ का है और मोटिवेशन का है। उसके बाद जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, इन सब के वीडियोज़ मैंने डाले हैं। तो मेरा तो अभी कुछ है ही नहीं, बस मैं ये देखता हूँ कि एक सिंपल एक मोटिवेशन, अब लाइक नहीं आती है बताओ, मतलब अब मान लो 200-300 व्यूज़ चले भी जाते हैं, लेकिन उसमें लाइक कितना 15 लाइक, 20 लाइक्स ऐसे आते हैं। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो चैनल जॉइन कर लेते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आते हैं लिंक को क्लिक करके, लेकिन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक ही नहीं करते, देख भी लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है? देखिए, आपके एक-एक लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट अप होता है। आपके सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब में पैसे तो लगते नहीं है। सब्सक्राइब करने से हमारा हम कम से कम दिन में 4-5 बार खोल के देखते हैं यूट्यूब स्टूडियो कि हमारा जो चैनल है वो कितना ग्रो किया है, कितना सब्सक्राइबर बढ़े हैं, कितने लाइक आए, कितने वॉच वॉच आवर आए हैं। वीडियोज़ को मैं खोल-खोल के कमेंट एक-एक कम ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है कि मैं जिसका रिप्लाई नहीं करता हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं आता है। मैं देखता हूँ आपका रिस्पॉन्स अच्छा था तो मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए खुद ब खुद मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं, हमारे भरोसे कोई बैठा हुआ है, हमारी उम्मीद में कोई बैठा हुआ है। तो मेरा हेल्पिंग नेचर है फ्रॉम द मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमेशा से रहा है, बचपन से ही रहा है, हेल्पिंग नेचर का हूँ मैं। तो मुझे यही चाहिए कि मुझे खुशी होती है, लेकिन अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, आप लोग 5 लोग को शेयर नहीं करते हैं। मान लीजिए 20 बच्चे देखते हैं, मान लिया मैंने 20 बच्चे देखे हैं, लेकिन अब 20 बच्चे ही 5-5 लोगों को शेयर कर दो, 100 तक पहुँच जाएगी बात। अब वो कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, उन पर डिपेंड करता है। आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए कि मैं चलो 5 लोग कम से कम शेयर कर दूँ। 5 लोगों को मेरे थ्रू 5 लोग देख लें कम से कम, जो पढ़ाई करने वाले। तो ये चीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। हालाँकि ये सब चीज़ें मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी-कभी, इसलिए चीज़ें मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ और बिल्कुल पोलाइटली रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं वीडियो, नहीं भी देखेंगे तो आपका क्या ही नुकसान होगा, है ना? कहीं और से आप पढ़ लेंगे। और जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला है, उसको क्या कुछ भी दे दीजिए, मैं स्वयं वहाँ पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगा, तो भी नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसका। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ने वाले वो कहीं से पढ़ लेंगे, आपके शेयर करने से ही केवल वो नहीं पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो कहीं से नहीं पढ़ पाएँगे, चाहे आप शेयर कर भी देंगे तो, ठीक है? तो बस ये है कि हमारे मोटिवेशन के लिए केवल आप शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों? चलिए, ये 5-7 मिनट आपका समय लिया है मैंने, बेशकीमती समय, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त इसको भी स्किप कर देंगे। एनीवे मेरा काम है कहना, आपका काम है करना नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आपके सामने ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर बेसिकली एक तरीके से आप समझ लीजिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ना है आपको, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में, और दूसरा आपका ट्रांजिस्टर। उसके बाद फिर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 19 में आएगा, ठीक है? क्लास नंबर 19 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा और ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। सेमीकंडक्टिंग डिवाइस या सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस ही है, यानी कि सेमीकंडक्टर से ही मिलके मिलता है। अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर से 2 तरह के डिवाइस बनाए जाते हैं, ठीक है? समझिएगा चीज़ों को। देखिए बाइलिंगुअल आपके पास पूरा ये कंटेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सेमीकंडक्टर से ही 2 चीज़ें बनाई जाती है खास करके, ठीक है? एक आपका है डायोड, ठीक है? डायोड के बारे में मैंने ज़्यादा अभी नहीं बताया कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, सब मिला करके, सारे सेट मिला करके। तो जब मैं एमसीक्यूज़ कराऊँगा बहुत सारे, तो वहाँ पे डायोड के बारे में और अच्छे से बता दूँगा, ठीक है? और एक आपका है ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायोड से एक आध क्वेश्चन ही आया हुआ है। ट्रांजिस्टर से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी आपके यानी कि कम से कम 1 या 2 मार्क्स तो आपके कन्फर्म हो जाएँगे आज के इस चैप्टर को, आज के इस लेक्चर को आप देखेंगे तो, है ना? सारी चीज़ें वे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट तो है और मेन चीज़ क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, वो फैक्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो उन सारे फैक्ट्स को मैंने एक जगह गागर में सागर में गागर की तरह मैंने इसको भरा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है? तो देखिए सेमीकंडक्टर सॉरी ये ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर बेसिकली दोस्तों
एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजिस्टर है इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है? 3 टर्मिनल्स होते हैं और ये सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं बेसिकली, ठीक है? और जिसका काम क्या है? इसका काम है एम्प्लीफिकेशन करना, यानी कि सिग्नल को बूस्ट कर देना, है ना? सिग्नल को बढ़ा देना, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, उसे हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज़ अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, ऐसे ऑन के लिए या फिर ऑफ के लिए। और उसके बाद आपका सिग्नल मॉड्यूलेशन का काम करता है। सिग्नल मॉड्यूलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन सिग्नल मॉड्यूलेशन का मतलब वही होता है, सिग्नल को मॉडिफ़ाई करना, ठीक है? सिग्नल को कम या ज़्यादा करना, एटेन्यूएट करना, एम्प्लीफाई करना, उसको हम लोग सिग्नल मॉड्यूलेशन कहते हैं। It is the fundamental building block of the modern electronic circuits such as amplifier, oscillator, digital logic circuit and integrated circuit। यानी कि आप देखते हैं आजकल जितने भी डिवाइसेज आ रहे हैं, हालांकि अब तो और एडवांस हो गया है, मैक्रो कंट्रोलर और मैक्रो प्रोसेसर जैसी चीज़ें आ गई है, बट आईसी आप बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है अभी मदरबोर्ड में, या कहीं भी कोई भी सिस्टम हो, रेडियो हो, टीवी हो, एलईडी हो, सब में ये जो मदरबोर्ड के रूप में यूज किया जाता है वो आईसी का कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट किया जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट में जनरली जो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ठीक है? और साथ ही साथ डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में यूज़ होता है, ऑक्सीलेटर का आपने नाम सुना होगा, एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, एटेन्यूएटर का नाम सुना होगा। ये सब तमाम चीज़ें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन ट्रांजिस्टर का, ठीक है? अब बिना किसी आनन-फानन में हम जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर का यहाँ पे दोस्तों क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को मुख्यतः 2 रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। पहला आपका है बीजेटी और दूसरा आपका एफईटी। बीजेटी क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एफईटी क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दोस्तों, एक जो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है? करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है? और एफईटी के बारे में दोस्तों हम बात करें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है? तो ये दोनों फैक्ट यहाँ से निकल के आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब बीजेटी भी 2 तरह के होते हैं, एक तो पीएनपी और दूसरा आता है आपका एनपीएन, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसी तरीके से एफईटी भी 2 तरीके के होते हैं, आपका जेएफईटी और मॉसफेट, है ना? इसको कहते हैं मॉसफेट, ठीक है? तो इसमें ये क्या है? ये एनपीएन तो समझ रहे हैं, इसमें 2 पी टाइप के मटेरियल होंगे और एक आपका एन टाइप का मटेरियल होगा। यहाँ पर 2 एन टाइप के मटेरियल होंगे और एक आपका पी टाइप का मटेरियल होगा। जबकि जेएफईटी क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके बारे में भी आपको बताएँगे, लेकिन इसमें एफईटी से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो भी देखने को मिलेगा उतना फैक्ट मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? और मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो इसका भी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बट हाँ, इसके सिंबल इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने बताया कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ये है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो बारी-बारी से चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर की। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसमें 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। बाइपोलर का मतलब है कि दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, है ना? दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है? करंट को फ्लो कराया जा सकता है, ठीक है? दोनों डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये है आपका ट्रांजिस्टर है, तो इसको आप ऐसे भी करंट को पास कर सकते हैं या फिर करंट को ऐसे भी पास करा सकते हैं। इसको हम लोग बाइपोलर कहते हैं। यूनिपोलर ये होता है कि जैसे एक तरफ से ही हमेशा जाएगा, जैसे डायोड यूनिपोलर होता है। डायोड में हमेशा एक ही तरफ से करंट फ्लो करेगा। आप क्योंकि इधर से देंगे तो ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आप इधर से आप करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पॉजिटिव जोड़ देंगे और यहाँ नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्विच ऑफ, है ना? क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा और ये आपका सर्किट ओपन हो जाएगा और यह एज़ अ ऑफ स्विच यूज़ कर होगा, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें करंट केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है डायोड में, इसलिए डायोड को यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहा सकता है या यूनिपोलर सेमीकंडक्टर कहा जा सकता है। जबकि इस ट्रांजिस्टर को या इस सेमीकंडक्टर को कहा जाता है बाइपोलर, बिकॉज़ दोनों तरफ से हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रकार, आपको 2 प्रकार के होते हैं, वही एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मैंने बता ही दिया कि जेएफईटी होता है
और दूसरा आपका आता है इन्हांसमेंट एंड डिप्लेशन टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं मॉसफेट टाइप। इसके अंदर मतलब ये दो टाइप, इन्हांसमेंट और डिप्लेशन। मॉसफेट भी दो तरीके के होते हैं, इन्हांसमेंट और डिप्लेशन, बस इतना आपको नहीं जानना है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा बहुत आप जानकारी रख सकते थे, वहां भी ज्यादा डिटेल में डेप्थ में जाकर नहीं पूछा जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही पूछा जाता है। अब जो मेन चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए वो ये है, इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है और उसके सिंबल, ये सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल है और ये भी सिंबल है किसका, ये पीएनपी का है और ये एनपीएन का है। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन लेकर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी एक-एक चीज़ बताऊँगा, ये लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं जो भी समझाने की कोशिश करूँगा वो समझिए। देखिए, ये एनपीएन है, तो जैसे लिखा है ना एनपीएन, वैसे ही इसका क्रम होगा, उसी तरह से सीक्वेंस होगा। एक होगा एन, फिर आपका एन और फिर आपका बीच में पी रहेगा, ठीक है? जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरीके से। अब इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये जो एन है, इस एन का नाम दिया गया है एक टर्मिनल जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एमीटर को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। उसी तरीके से पी रीजन को हम लोग यहाँ पर बेस से, जो बीच का रीजन होता है, चाहे एन हो या पी हो, उसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेस। ठीक है? और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है एन है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? कलेक्टर से, जिसे हम लोग कैपिटल सी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। यानी कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो एमीटर होता है हमेशा, बीच में हमेशा बेस होता है और ये आपका राइट साइड में हमेशा कलेक्टर होता है। अब ये ज़रूरी नहीं हो कि एनपीएन ही हो, पीएनपी में भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए एमीटर है, पी है, यहाँ पे बीच में बेस है और इस तरफ आपका कलेक्टर है, ठीक है? तो यहाँ इस टर्मिनल को हम लोग कहेंगे ई, यहाँ पे हम लोग कहेंगे बी, बी फॉर बेस और यहाँ पे सी फॉर कलेक्टर, ठीक है? तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितने टर्मिनल डिवाइस है दोस्तों? 3 टर्मिनल, और टर्मिनल का नाम पूछ ले तो क्या-क्या है? एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पर इसके जंक्शन कितने हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, 2 जंक्शन है। कितने जंक्शन? जैसे पीएन जंक्शन में 1 जंक्शन होता है, यहाँ पर 2 जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके सेमीकंडक्टर डायोड लगा हुआ है। तो एक जंक्शन ये है आपका और दूसरा जंक्शन ये है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखेंगे, दे आर 2 जंक्शन, 2 जंक्शन। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं दोस्तों? 2 जंक्शन होते हैं। और टर्मिनल कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा-सा अच्छे से, कहीं पे जुगाड़ लगे, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। पहली बात तो ये 3 लेयर्स। अभी कौन-कौन सी लेयर है देखिए, भाई एनपीएन हो सकता है या पीएनपी हो सकता है, 3 लेयर्स हो गया, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन-कौन से, या तो एन हो सकता है या फिर हो सकता है आपका पीएनपी, ठीक है? तो ये 3 लेयर्स है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहाँ पर इसके 3 टर्मिनल्स हैं। कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स। ये भी ध्यान रखना है, 3 टर्मिनल्स, ठीक है? 3 टर्मिनल्स हैं और ये कौन-कौन से टर्मिनल्स हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि 2 जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं दोस्तों मेरे? 2 जंक्शन होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन में एक ही जंक्शन होता है ना? पीएन जंक्शन कैसे बताता है? कुछ इस तरीके से पिछले क्लास में आपने देखा हो, ये आपका पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल और यहाँ पे केवल केवल एक ही जंक्शन, जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट दोनों का, जहाँ पे फिजिकली जुड़ता है उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था, तो ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। अब इसमें पॉजिटिव जोड़ देंगे तो कुछ होगा, नेगेटिव जोड़ देंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, पॉजिटिव में जोड़ देंगे तो पी को पॉजिटिव जोड़ देंगे तो प्रोवाइड, ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। लेकिन यहाँ पर 2 जंक्शन है। 2 जंक्शन कैसे देखिए, यहाँ पर कौन-कौन से जंक्शन है? यहाँ पर एक जंक्शन ये है आपका, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन आपका ये है, 2 जंक्शन है। तो कौन-कौन जंक्शन है देखिए, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं ईबी जंक्शन। क्या कहते हैं? ईबी जंक्शन मतलब एमीटर बेस जंक्शन। और इस जंक्शन को क्या कहेंगे? बीसी जंक्शन। बीसी मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन। और ये दोनों केस में होगा। देखिए यहाँ भी क्या है? ईबी जंक्शन और यहाँ पे बीसी जंक्शन। ईबी जंक्शन मतलब एमीटर, ये एक-एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो जितने भी चीजें बता रहा हूँ सब कुछ अच्छे से ध्यान, यही ये जो आपका एक पेज है और एक पेज और है, एक पेज और, 3 पेज मेन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे एमीटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। यहाँ पे देखेंगे एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, यानी कि ईबी और बीसी। ध्यान रखेंगे। तो 2 तरीके के जंक्शन होंगे, एक होगा आपका किसके किसके बीच? ईबी के बीच और दूसरा होगा आपका
BC यानी कि बेस कलेक्टर के बीच। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। 3 लेयर्स, 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन। ओके, आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसकी लेयर्स की बात करें, लेयर्स पूछ लेता है इसमें से एग्जाम में, और आपके एग्जाम में पूछा गया है, और काफी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे इसमें अगर जिसकी लेंथ या फिर जिसकी चौड़ाई जिसे कहते हैं ब्रेड्थ अगर बात करें, है ना, तो सबसे अधिक ब्रेड्थ जो है वो आपका कलेक्टर का होता है। कलेक्टर का सबसे ज्यादा ब्रेड्थ होता है। देखिए, देखिए इतना बड़ा है ना, इसमें भी देखिए इतना बड़ा है। सबसे ज्यादा ब्रेड्थ होता है कलेक्टर का। सबसे बड़ा लेयर जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टर होता है। सबसे बड़ा लेयर क्या होता है? कलेक्टर होता है। ओके, कलेक्टर से छोटा कौन सा लेयर होता है? एन लेयर होता है। देखिए एन, 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 ठीक है। और अगर सबसे थीनर, सबसे पतला लेयर किसका होता है दोस्तों? ये होता है आपका ऑलवेज बेस का, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ऑलवेज बेस का होता है। सो ध्यान रखेंगे ये फैक्ट अच्छे से, हालांकि लिख रखा है मैंने, ये चीज तो लिख भी रखा है। अगर नहीं लिख रखा है तो कोई बात नहीं, लिख रखा है मैंने, देखिएगा आप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए बे जो आपका सबसे थीकर क्या होता है, थीकर के बारे में बात करें हम, है ना, या ब्रिथ की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा होता है किसका? सबसे ज्यादा होता है मेरे दोस्तों कलेक्टर का। कलेक्टर सबसे ज्यादा चौड़ा होता है ना। उससे छोटा किसका होता है? उससे छोटा होता है आपका एमीटर का, ठीक है। और उससे छोटा किसका होता है? सबसे छोटा बेस। इस क्रम को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ब्रिथ की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा, हम डोपिंग की बात करते हैं। डोपिंग का मतलब हमने उसमें कितना अशुद्धि मिलाया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपका एमीटर है, जो आपका एमीटर है, एमीटर में सबसे अधिक अशुद्धि मिलाई जाती है, सबसे अधिक, है ना। सबसे अधिक जो मात्रा में डोपिंग है मेरे दोस्तों, ये आपका एमीटर में क्या जाता है, ठीक है, चाहे वो एनपीएन टाइप हो या फिर पीएनपी टाइप हो। सबसे अधिक डोपिंग किस में होता है? एन टाइप में, ठीक है। उसके बाद किस में होता है आपका? पी टाइप में, सॉरी, मतलब सबसे ज्यादा एमीटर में, फिर उसके बाद बेस में, और उसके बाद फिर से कलेक्टर में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, यही चीज लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमीटर हैवली डोप्ड। हैवली डोप्ड मतलब बहुत अधिक मात्रा में डोपिंग किया गया है, ठीक है। सप्लाई द मेजेस्टिक चार्ज किया गया, तो चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इसमें डोपिंग होती है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती हैं। बहुत ज्यादा अशुद्धियां का मतलब है कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होती है, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो कराता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस दोस्तों ये सबसे थीनर होता है, सबसे थीनर, सबसे थीनर होता है। और यहाँ पे डोपिंग भी सबसे कम होता है। मैंने वहां बता दिया मॉडरेट, मॉडरेट मत मानिएगा। ये सबसे पतला भी होता है और सबसे लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि सबसे कम डोपिंग होता है, उसमें सबसे कम अशुद्धि आपका बेस में होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों चीज बातें यहीं पे लिखी हुई है, यानी कि थीनर मतलब ब्रेथ कितना है वो भी, और डोपिंग कितना है वो भी। देखिए ये आपका हैवी डोप्ड है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ पर थीनर है सबसे अधिक, और ये लाइटली डोप्ड है। कलेक्टर क्या है? मॉडरेटली डोप्ड है, मॉडरेटली डोप्ड है। और फिजिकली जो है लार्जेस्ट रीजन होता है, ये तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा ना, सबसे फिजिकली जो लार्जेस्ट रीजन होता है, लार्जेस्ट रीजन आपका कलेक्टर का होता है, फिर आपका एमीटर का होता है, फिर बेस का होता है। अब हम लोग कर लेते हैं डोपिंग की बात। भाई तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है मेरे दोस्तों एमीटर में, ये मैंने बताया आपको। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर में। उसके बाद किस में होती है? कलेक्टर में। मॉडरेटली डॉप्ड है, देखिए मॉडरेटली डॉप्ड है। और ये तो सबसे क्या है? सबसे लाइटली डॉप्ड है। बेस सबसे लाइटली डॉप्ड है, ठीक है। तो डोपिंग में एमीटर सबसे अधिक है, उसके बाद कलेक्टर है, और सबसे कम किसकी डोपिंग है? बेस की, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, बेस जो है, बेस का रीजन भी पतला होता है, सबसे थीनर होता है, और डोपिंग भी सबसे कम होता है। लेकिन अगर डोपिंग की बात करें दोस्तों, तो एमीटर सबसे ज्यादा डोपिंग होता है, जबकि ब्रिथ या रीजन सबसे ज्यादा किसका होता है? कलेक्टर का। ये चीज मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है, देखिए ये सबसे आपका क्या है? थीकर है, ये सबसे थीकर है। कलेक्टर सबसे थीकर होता है, और डोपिंग सबसे ज्यादा होता है एमीटर में, सबसे ज्यादा एमीटर में होता है डोपिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बेस जो है वो सबसे ज्यादा
थिनर भी है और सबसे कम डोपिंग भी है। चलिए, तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, और ये सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है कि एमीटर अत्यधिक डोप्ड और चार्ज कैरियर प्रदान करता है, बेस बहुत पतली और कम डोप्ड होता है, जबकि कलेक्टर मध्यम डोप्ड और आकार में सबसे बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इससे क्या होता है, 2 एन टाइप का रहेगा। भाई एनपीएन का मतलब क्या है, 2 एन टाइप का रहेगा और एक पी टाइप का रहेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। पीएनपी में क्या होगा, 2 पी टाइप के होंगे और एक आपका एन टाइप का होगा, सिंपल, ठीक है? चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंबल में अच्छे से ध्यान रखिएगा सिंबल के लिए, ठीक है? सिंबल में देखिए क्या है, एनपीएन का आपका पूछ लेगा सिंबल क्या है, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आप, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। एनपीएन में हमेशा करंट आउटवर्ड होता है, हमेशा करंट आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे निकल रहा है, और ये हमेशा एमीटर से निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा एमीटर से ही करंट निकलेगा, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? यानी कि इसमें करंट जा रहा होगा, इसमें भी करंट जा रहा होगा और यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है? तो आपको बाकी चीज़ों को याद नहीं रखना है, कन्फ्यूजन मैं नहीं लगाऊंगा, ये सब कन्फ्यूजन नहीं चाहूंगा कि आपको हो, इन सबको मैं मिटा देता हूँ सिंपली, है ना? केवल आपको ध्यान रखना है एमीटर का, और एमीटर में ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि एमीटर से अगर बाहर निकल रहा है तो वो एनपीएन है, बाहर निकल रहा है मतलब एनपीएन है। और अगर अंदर की तरफ आ रहा है, एमीटर से अगर अंदर, ये एमीटर है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, देखिए एमीटर में अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो ये आपका पीएनपी है, और ये यहाँ भी दिखाया है मैंने, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए तो ये एनपीएन का है, तो एनपीएन में आप देखेंगे कि एनपीएन में करंट बाहर निकल रहा है, और ये आपका पीएनपी का है, तो आप देखिए पीएनपी मतलब ये अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर सिंबल, इफ द करंट इन एमीटर या करंट थ्रू द एमीटर इज आउटवर्ड डायरेक्शन, then that type of transistor it must be a NPN type. When current entering through the emitter terminal, then it should be a PNP transistor. यानी कि अगर एनपीएन सॉरी एमीटर से अगर एंटर कर रहा है करंट तो पीएनपी होगा, और अगर करंट एमीटर से एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर आउटवर्ड हो रहा है, तो वो कहलाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इतना बता दिया, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो सिंबल दोनों का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बेसिंग की, ठीक है? तो ट्रांजिस्टर बेसिंग दोस्तों 3 तरीके के होते हैं, आपका फिक्स्ड बायस, कलेक्टर टू बेस बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इतना ही बस ध्यान रखिएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि बायसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य कराने के लिए डीसी वोल्टेज लगाया जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें सप्लाई दी जाती है और सप्लाई डीसी होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए। अब बेसिंग के प्रकार ये है, ये तो हिंदी में है, ठीक है? अब यहाँ पे मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है? मोड्स ऑफ ऑपरेशन, अब क्या है ये चीज? अब मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के जंक्शन होते हैं, है ना? 2 जंक्शन मैंने बताए थे, 3 लेयर्स, 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये मानते हैं एनपीएन है, मान लेते हैं ये एनपीएन है, ये आपका एन, ये है पी और ये है एन, ठीक है? तो आप सभी को पता है ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका बेस है। 2 तरीके का जंक्शन है आपका, ये देखिए 2 तरीके के जंक्शन है। ये आपका ईबी जंक्शन है यानी कि एमीटर बेस, और ये आपका है बेस कलेक्टर, ठीक है? या सीबी भी कह सकते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन मतलब एमीटर, ये एमीटर है ना, एमीटर और बेस का जंक्शन ये है, ये एमीटर और ये बेस है। और दूसरा आपका सीबी जंक्शन मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है? तो 2 तरीके के जंक्शन है। अब ये 2 जंक्शन या तो फॉरवर्ड हो सकते हैं, या तो दोनों फॉरवर्ड हो, या दोनों रिवर्स बायस हो, या फिर एक फॉरवर्ड हो, एक रिवर्स हो, फिर दूसरा रिवर्स हो और पहला फॉरवर्ड हो। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजिस्टर का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, यानी कि वो ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है, किस स्टेट में है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन किस मोड में है। तो इस मोड से एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज एज इट इज ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है? ऑपरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, केवल ये जो फैक्ट्स है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमेशा पहले ईबी होता है, फिर आपका सीबी होता है, ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी भी इस पैटर्न चेंज नहीं होता है, ईबी और सीबी, यानी कि क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है ना ये आपका
एमीटर बेस और कलेक्टर बेस। चूंकि यहाँ से स्टार्ट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला आपका रहेगा, हर एग्जाम में रहता है एमीटर बेस। आपके भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन आपका, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस। ठीक है, तो देखिए, अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव जोड़ दिया आपने, तो ये फॉरवर्ड हो गया। और कलेक्टर बेस अगर रिवर्स बाइस है, फॉरवर्ड है और रिवर्स है, यानी ईबी फॉरवर्ड और सीबी रिवर्स, तो केवल आपको ऐसे ध्यान रखना है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस है, इसका मतलब आपका मोड जो है ट्रांजिस्टर का वो एक्टिव है, यानी कि वर्किंग है, स्विच ऑन है। हमेशा ध्यान रखेंगे, एमीटर बेस फॉरवर्ड होना चाहिए और कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस होना चाहिए, तब ये रीजन आपका क्या होगा, एक्टिव बेस में होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एप्लीकेशन किस तरह से होगा, इसका एप्लीकेशन एज अ एम्पलीफायर होगा, एज अ एम्पलीफायर। नेक्स्ट केस, ये पहला केस था, दूसरा केस देखिए, अगर के दोनों फॉरवर्ड और फॉरवर्ड हो जाए, अगर दोनों के दोनों फॉरवर्ड हो जाए, तो जो मोड होगा मेरे दोस्तों, वो होगा आपका सैचुरेशन, सैचुरेट कर जाएगा। इसका ग्राफ भी है वैसे, लेकिन ग्राफ का कोई इंपोर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने ग्राफ को यहाँ पर नहीं दिखाया। तो दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड है, ध्यान रखेंगे सैचुरेशन होगा, और इस समय में आपका स्टेट ऑन स्टेट होगा। ठीक है, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा इस टाइम में, इस समय एम्पलीफाइड करेगा, इस समय ऑन रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिवर्स हो जाए, वैसा भी हो सकता है ना कि दोनों रिवर्स हो जाए। जब दोनों रिवर्स हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो जो आपका मोड होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ मतलब सिस्टम ही खत्म, कनेक्शन ही कट ऑफ हो जाएगा, और इस समय आपका जो एप्लीकेशन होगा, इसका जो स्टेट होगा आपका ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, ऑफ स्टेट। ठीक है, अब लास्ट आपका, ये तीसरा था, अभी चौथा, ये फॉरवर्ड रिवर्स था। ऐसा हो कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड हो जाए, तो अब इसमें तो एम्पलीफाई था, ये एक्टिव था, ये जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और ये एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर का जस्ट उल्टा होता है आपका एटूनेशन। एम्पलीफायर सिग्नल को बूस्ट करता है, तो ये ये सिग्नल को कंप्रेस करता है एटूनेटर। ठीक है, तो एटूनेट कर जाएगा। अगर ये ईबी जंक्शन रिवर्स हो जाए और सीबी जंक्शन आपका फॉरवर्ड हो जाए, तो जस्ट पहले वाले केस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड हो जाएगा, और ये एटूनेटर की तरह काम करेगा, एटूनेट करेगा सिग्नल को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सारांश ध्यान रखेंगे, कट ऑफ का मतलब होता है ट्रांजिस्टर बंद हो गया, एक्टिव का मतलब है एम्पलीफाई हो रहा है, और सैचुरेशन का मतलब ऑन। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चीज है। तो तीन चीजें मैंने बताया था, देखिए, एक में तो आपका यही हो गया, ये वाला चीज कि कौन सा किस रीजन में है, ये आपका ब्रीथ डोपिंग, और ये दोनों चीज है ना, और ये लेयर क्या है, ये सब मैंने बताया। तो पहला पेज तो ये हो गया, और दूसरा पेज आपका ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है उसका। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। ये ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं टाइप का, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस या कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर का मतलब है कि हम बीच में किसको रख रहे हैं, कॉमन किसको कर रहे हैं। कॉमन 3 टर्मिनल में से एक को कॉमन रखना पड़ता है, जिस टर्मिनल को आप कॉमन करते हैं वही उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर आप बेस को कॉमन रखते हैं, 2 टर्मिनल के बीच में रखते हैं, एमीटर और कलेक्टर के बीच में रखते हैं, तो ये आपका कॉमन बेस हो जाएगा। अगर आपने एमीटर को ही कॉमन कर दिया कलेक्टर और बेस के बीच में, तो ये आपका कॉमन एमीटर हो जाएगा। अगर आपने कलेक्टर को ही कॉमन कर दिया, है ना, कलेक्टर को कॉमन कर दिया एमीटर और बेस के बीच में, तो आपका कॉमन कलेक्टर कहलाएगा। तीनों का अपना अपना फंडा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस में देख सकते हैं आप, ये आपका 3 टर्मिनल है, एक आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, और ये आपका बेस है। तो मैंने बेस को कॉमन किया, यानी कि करंट इधर से भी आ रहा है, और करंट इधर को जाएगा या आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है करंट किधर से आएगा, जब तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टर्मिनल को जो रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट हाँ, ये बीच में है, ये बात तो पता है। तो जो बीच में है, कौन सा बीच में है, बेस टर्मिनल बीच में, तो इसलिए क्या क्या गया, इसको कॉमन कहा गया। इन दोनों के बीच में है, ये एमीटर और कलेक्टर के बीच में आपका बेस है, इसलिए कहा गया कॉमन बेस। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यहाँ से करंट निकल करके, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से ये डायरेक्शन रहेगा, और ये इसमें से
यहाँ देखेंगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब है करंट यहाँ से आ रहा है और करंट यहाँ को जा रहा है और करंट यहाँ को जा रहा है। ये कौन सा करंट है दोस्तों? ये आई करंट है, क्योंकि कहाँ से निकल रहा है ये आपका एमीटर से निकल रहा है। तो ये आपका आई करंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें आई भी करंट है, ये आई सी करंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई आ रहा है, बाकी के दोनों करंट जा रहे हैं, यानी कि आई बी प्लस आई सी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया करंट का। हमेशा ध्यान रखेंगे कि करंट जो है, एमीटर करंट हमेशा सम होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का। अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इक्वेशन आपने लिख लिया, बाय आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब एक होता है आपका करंट गेन। क्या होता है? करंट गेन। करंट गेन को दोस्तों हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्फा से। इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा इक्वल टू हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होता है, ये करंट गेन इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इसे हम लोग कहते हैं करंट गेन और इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट करंट का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? आउटपुट करंट का मतलब है कि यहाँ पर ये है इस तरफ, जो इस तरफ है ये इनपुट होता है हमेशा और ये इस तरफ हमेशा आउटपुट होता है। आउटपुट करंट क्या है? आपका आईसी है, कलेक्टर करंट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आउटपुट करंट क्या है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों? आईसी, ठीक है। और इनपुट करंट क्या है? जो इनपुट करंट है ये देखिए इधर से जो दे रहे हैं आप करंट, इनपुट करंट कौन सा है? लेफ्ट साइड में आई। हमेशा ध्यान रखेंगे आपका आई है। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। और ये हमेशा लेस देन वन होता है, ठीक है, लेस देन वन होता है अल्फा, ठीक है, यानी कि वैल्यू कम होती है। और वो इसलिए कम होती है क्योंकि आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। आपको पता है ना कि आई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। तो निश्चित रूप से आईसी जो आई जो है इन दोनों का सम होगा तो आई ज्यादा है और आईसी कम है। तो कम में आप जब बड़ा से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये लेस देन वन होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये लेस देन वन होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बात। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स है, आप इसे याद रख सकते हैं कि लो इनपुट इम्पीडेंस द प्रोवाइड बाय जंक्शन, ठीक है भाई। इसका इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। कौन से? किसका? कॉमन बेस का, ठीक। जब हम बेस को कॉमन करते हैं तब। हाई आउटपुट इम्पीडेंस, इसका इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा होता है। वोल्टेज गेन भी हाई होता है। करंट गेन आपका लेस देन वन होता है, अभी बताया मैंने। नो फेज शिफ्ट, यानी कि जो आपका इनपुट इनपुट फेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है? फेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट 0 डिग्री होता है। नो फेज शिफ्ट सीबी में। किसमें? सीबी में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इस केस में जो आपका आउटपुट करंट है और इनपुट करंट है उन दोनों के बीच का जो फेज सेपरेशन होता है वो आपका क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि नो फेज शिफ्ट, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नो फेज शिफ्ट, ठीक है। ओके, तो ये आपका कॉमन बेस हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन एमीटर की। कॉमन एमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है और इसीलिए एग्जाम में भी आपका कॉमन एमिटर ही फोकस होता है, कॉमन एमिटर ही पूछा जाता है जनरली सवाल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमीटर को ही कॉमन कर दिया गया है। एमीटर कॉमन कर बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो बस सिंपली आपको ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा है इसमें है नहीं। बस इसमें जो करंट होगा इसको हम लोग कहते हैं करंट गेन। और करंट गेन मैंने बताया कि आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट करंट क्या है दोस्तों? आउटपुट करंट ये है आपका आईसी है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आईसी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आई सी। और अपॉन में इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है मेरे दोस्तों? आई बी है। तो ये जाएगा आपका आई बी। तो ध्यान रखेंगे
कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। आउटपुट करंट यानी कि आईसी अपॉन इनपुट करंट आईबी, ठीक है। ओके, इसको अभी लेसन इसके बारे में अभी बताएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी बताएंगे कुछ देर में। दोनों लेसन अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? हाई करंट गेन है, यूज्ड इन एम्पलीफायर है, ठीक है। कॉमन टर्मिनल एमीटर होता है, क्योंकि एमीटर बेस है ये। उसके बाद अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर, है ना। इनपुट हमेशा अप्लाई करेंगे बेस और एमीटर के बीच में। देखिए ये भाई, ये बेस है और ये एमीटर है, तो इसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं इनपुट, और ये आपका निकल रहा है आपका एमीटर और कलेक्टर के बीच में, जो कि आउटपुट है आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आउटपुट टेकन क्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर, यानी कि एमीटर और कलेक्टर, अभी बताया मैंने आपको। करंट गेन, करंट गेन इसका हाई होता है, 50 से 200 प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये डिफाइन किया जाता है आपका आईसी अपॉन आईबी, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, आईसी अपॉन आईबी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता चल गए होंगे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ओके, अब ये जो मेन चीज़ है इसका, इसका जो वोल्टेज गेन है वो मॉडरेट होता है। पावर गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक-एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस मीडियम इनपुट इम्पीडेंस होता है और हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये फेज शिफ्ट होता है इसका। जैसे कि आपका चाहे वो कॉमन बेस हो और चाहे वो कॉमन कलेक्टर हो, इन दोनों केस में दोस्तों फेज जो होता है वो 0 होता है। वहीं पर कॉमन एमीटर कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एमीटर ध्यान रखिएगा, केवल कॉमन एमीटर में फेज शिफ्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, और वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कॉमन एमीटर जो है वो 180 डिग्री का फेज सेपरेशन होता है, आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, आउट ऑफ फेज कह सकते हैं इसको। इसको मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार पूछ सकता है। कितने एंगल से? 180 डिग्री से, ठीक है। ओके, अब लास्ट कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर में क्या है? कलेक्टर को ही हमने कॉमन कर दिया, सिंपल। किसके किसके बीच में? बेस और एमीटर के बीच में। कॉमन कलेक्टर जो है इसको हम लोग एमीटर फॉलोअर्स भी कहते हैं। एमीटर फॉलोअर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो एमीटर पर आपको आउटपुट मिलेगा दोस्तों, एमीटर पर जो आउटपुट मिलेगा एमीटर टर्मिनल पे, वो आपका ऐसे ही रहेगा जितना आप इनपुट दे रहे हैं। आप जितना इनपुट करंट दे रहे हैं उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज के रूप में, सॉरी वोल्टेज। जितना आपको आउटपुट वोल्टेज उतना ही मिलेगा जितना आप वोल्टेज आपने इनपुट दिया है, सेम टू सेम। बट हाँ, बस थोड़ा सा 0.7 सिलिकॉन का अगर है तो 0.7 वोल्ट का नुकसान होगा, लॉस होगा। मान लीजिए आपने 10 वोल्ट दिया है तो 0.7 वोल्ट का नुकसान होगा और आपका 9.3 वोल्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये आपका एमीटर जो है इसके इनपुट करंट को फॉलो करता है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, इसलिए इसको कहा गया है एमीटर फॉलोअर्स। तो इस पे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बताओ भाई एमीटर फॉलोअर्स कौन होता है? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, या कॉमन एमीटर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एमीटर फ्लोर के नाम को कंफ्यूज होकर के कभी कॉमन एमीटर पर मत क्लिक कर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर को आपका क्या कहा जाता है? एमीटर फॉलोअर्स कहा जाता है। कभी ऐसा देखा कि एमीटर फ्लोअर है तो आपने मार दिया कॉमन एमीटर पे, तो गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े। अब इसका इसमें क्या है? आउटपुट करंट, इसमें आपका करंट एम्प्लीफिकेशन या करंट गेन की अगर हम बात करें, करंट गेन की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? आउटपुट करंट अपन में इनपुट करंट। तो देखिए आउटपुट करंट क्या है? एमीटर। आउटपुट करंट कौन सा है? एमीटर है। और इनपुट क्या है? बेस है। तो बस आई बी अपॉन आई बी, आई ई अपॉन आई बी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये होता है फॉर्मूला आपका आई ई अपॉन आई बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। चलिए, वाई एमीटर फ्लोस तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। द आउटपुट वोल्टेज एमीटर क्लोजली फ्लोज द इनपुट वोल्टेज, यानी एमीटर पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि आपने इनपुट वोल्टेज लगाया है। बट ओनली स्मॉल कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो आपका सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। बस बस इसलिए इसको क्या कहते हैं? एमीटर फ्लोर्स कहते हैं। ध्यान रखें, एमीटर फ्लोर्स कॉमन एमीटर को नहीं कहते हैं, कॉमन कलेक्टर को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा आप लोग, अल्फा और बीटा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। तो अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एकदम आसान है याद करना। अल्फा में
ध्यान रखिएगा बीटा आएगा और बीटा में अल्फा आएगा। अल्फा है पहले तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे बीटा है बाद में तो यहाँ माइनस आएगा, बस ऐसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अल्फा पूछे तो बीटा अपन 1 प्लस बीटा, बीटा पूछे तो अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा तो दोनों चीजें सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस केवल इतना है, ये माइनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में तो ये सब चीजें यहाँ पर एक मैंने ग्राफ बना दिया है, सॉरी एक टेबल बना दिया है। तो इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से ध्यान रखना है चीजें मैं टिक लगाता हूँ। पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेसिस्टेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन बेस का जो आपका है ये आपका सबसे कम इनपुट आपका रेसिस्टेंस होता है जो कि 100 ओम के आसपास होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉमन एमीटर की तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ इसका मॉडरेट समझ लीजिए 750 ओम के आसपास इसका जो है वो आपका इनपुट रेसिस्टेंस होता है। जबकि कॉमन कलेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना आपको, कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई होता है रेसिस्टेंस। और कितना होता है, लगभग 750 किलोमीटर, 750 किलो ओम, ठीक है लगभग। अब हम बात करते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस की, तो आउटपुट रेसिस्टेंस वेरी हाई है कॉमन बेस में और हाई है कॉमन एमीटर में, और बहुत ही कम होगा 50 ओम कलेक्टर कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, वोल्टेज गेन 150 है, सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किसमें होगा दोस्तों, कॉमन एमीटर में। और पावर गेन भी सबसे ज्यादा होगा, वोल्टेज गेन भी होगा और करंट गेन भी सबसे ज्यादा होगा आपका किसमें, कॉमन एमीटर में। देखिए वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन, ये तीनों जो है ना बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है वोल्टेज करंट और पावर। इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉमन एमिटर का यूज़ करने का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, वो इसीलिए है क्योंकि इसका आउटपुट जो आपका इनपुट सॉरी आउटपुट आपका जो करंट है या फिर आपका ये आउटपुट रेसिस्टेंस है, नहीं, करंट वोल्टेज गेन है, पावर गेन है और करंट गेन है, ये तीनों केस में इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और करंट एप्लीकेशन के लिए अल्फा बराबर ये होता है, बीटा बराबर ये होता है, गामा बराबर ये होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। करंट गेन आपका कॉमन बेस में बता दिया लेस देन 1 होता है, कॉमन एमीटर में बड़ा होता है। ठीक है, वो लेस मतलब पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1, और इसमें भी ग्रेटर देन 1 होता है दोनों में। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला नहीं भी याद रखना तो केवल ध्यान रखना है कि गेन पूछ रहा है तो गेन में हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अगर आप करंट गेन पूछे तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज गेन पूछे तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, पावर गेन पूछे तो इनपुट आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावर गेन इसका। और एप्लीकेशन याद रख सकते हैं, कॉमन बेस का हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है और आपका कॉमन एमीटर का जनरली यूज होता है ज़्यादा फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और कॉमन कलेक्टर का जो होता है फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग क्या क्या है। एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं, ऑक्सीलेटर का, लॉजिक गेट में पावर ट्रांसमिट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ओके। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा, ये पैरामीटर है बीजेटी और एफईटी में कंपेयर है। ठीक है, तो कंट्रोल आपको बताया ही मैंने कि बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल होता है, जबकि एफईटी क्या होता है मेरे दोस्तों, वोल्टेज कंट्रोल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेटी में हमेशा ध्यान रखेंगे लो इनपुट इंपीडेंस होता है। क्या होता है, लो इनपुट इंपीडेंस, और एफईटी में आपका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। जबकि नॉइज की अगर हम बात करें तो नॉइज जो आपका बीजेटी में मोर होता है और एफईटी में लेस होता है। अब टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो आपको केवल इसको सिंबल ध्यान रखना है, ये इस तरह से सिंबल होता है, ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। बट एन चैनल है, अगर एन चैनल तो अंदर की तरफ जाएगा और पी चैनल है तो बाहर की तरफ आएगा। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, जी, एस और डी। जी मतलब क्या हुआ और एस मतलब क्या हुआ और डी मतलब क्या हुआ। देखिए डी का मतलब होता है ड्रेन, ठीक है, और एस का मतलब होता है सोर्स, और जी का मतलब होता है गेट। तो 3 टर्मिनल्स आपसे पूछ ले कौन कौन सा, तो गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक इसी तरीके से इसमें भी गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है दोस्तों, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो पी टाइप, अंदर की तरफ जा रहा है तो एन चैनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया, और यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका कि ये कंट्रोल और मतलब कौन सा करंट कंट्रोल है, कौन सा वोल्टेज कंट्रोल है, ये ध्यान रखना है। इनपुट इम्पीडेंस के बारे में ध्यान रखना है, और आउटपुट इम्पीडेंस में। तो आउटपुट इम्पीडेंस का क्या है दोस्तों, आउटपुट इम्पीडेंस बीजेटी में हाई होता है और इसमें लो होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द डोपिंग लेवल इन द ट्रांजिस्टर। तो डोपिंग की बात की जा रही है, कितने ज्यादा अशुद्धि है। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा डोपिंग जो होता है मेरे दोस्तों वो एमीटर में होता है, उसके बाद होता है कलेक्टर में, और सबसे कम डोपिंग होता है बेस में। बस हो गया आपका आंसर। सबसे ज्यादा एमीटर देखिए कौन सा है, एमीटर सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका है, कलेक्टर का, उसके बाद बेस का। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? एमीटर सबसे ज्यादा, उससे कम कलेक्टर, और उससे कम बेस। अब ये कहेगा सर साइन कैसे चेंज हो गया? अरे भाई तो कोई नहीं, आप ऐसे लिख दो, बेस, आप उल्टा कर दो इसको, कलेक्टर, फिर उल्टा कर दो एमीटर। ये तो पता ही है ना, इसका मतलब एमीटर सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर, फिर बेस। तो अब मैंने ऐसे लिखा तो ये साइन ऐसे है, उल्टा लिख दिया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अबाउट में पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए जो मैंने पढ़ाया सारी चीजें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि बेस रीजन इज मच थिनर एज कंपेयर टू द एमीटर एंड कलेक्टर। भाई बेस ये है पीएनपी, ये कुछ इस तरीके से बनता है दोस्तों। ओह सॉरी, ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका पी होता है, मान लीजिए फिर एन है, ये आपका पी है और ये एन है। इसको कहते हैं हम लोग बेस, मतलब 3 टर्मिनल है ना। इसको कहते हैं हम लोग एमीटर, इसको कहते हैं हम लोग बेस, और इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेस सबसे थीनर है, सबसे पतला है। और पहला कह रहा है कि बेसिक रीजन मच थीनर एज कंपेयर टू द एमीटर एंड कलेक्टर। तो बिल्कुल यही से हो जाएगा, क्योंकि बेस सबसे पतला होता है। एमीटर रीजन मच थीनर, ये तो गलत है। कलेक्टर रीजन मच थीनर, ये भी गलत है। ऑल आर थ्री रीजन्स एमीटर बेस एंड कलेक्टर आर द सेम, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन आपका ए सही है। यही पूछ रहा है कि बेस जो है वो सबसे थीनर होता है, सबसे पतला होता है बेस रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब ये कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और मेरे दोस्तों कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर पूछ रहा है कि बताइए भाई क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप सभी को पता है कि ये आउट ऑफ फेज होता है। क्या होता है? आउट ऑफ फेज। यानी कि इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या डिफरेंस रहेगा? तो ये आपका रहेगा आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का मतलब पाई एंगल, पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। तो पाई रेडियन से क्या है? आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, तो देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो ये देखिए आपका हो गया आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 में, 19/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान रखेंगे। अब इतने बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया, कंफ्यूज होकर आधा लड़का तो छोड़ देगा, देखेगा क्वेश्चन इतना बड़ा है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपसे केवल ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मोस्ट यूजफुल बेसिक कंडीशन ऑफ द एमीटर बेस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन, है ना, पूरा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अमंग द डिफरेंट। पढ़िए ऑप्शन पढ़िए। कर एक्टिव मोड में, अब मैंने दोस्तों एक्टिव मोड में मैंने बताया था आप लोग कि फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड 22 और रिवर्स 22। जो एमीटर बेस है और ये कॉमन बेस है जंक्शन, तो एमीटर बेस फॉरवर्ड होना चाहिए और कॉमन बेस भी रिवर्स बायस होना चाहिए, तब ये एक्टिव होगा। तो आइए देखते हैं, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है। एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो ये तो गलत है। कट ऑफ मोड में क्या होता है दोस्तों, दोनों आपका रिवर्स में होना चाहिए, ये भी रिवर्स में और ये भी रिवर्स में। तो एमीटर बेस बेस कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो गलत है। सैचुरेशन क्या होता है, दोनों आपका फॉरवर्ड हो जाए, दोनों फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो आपका सैचुरेशन आ जाता है। तो ये आपका ये होता है आंसर। तो इसमें कह रहा है कि सैचुरेशन मोड में बोथ एमीटर बेस एंड कलेक्टर आर रिवर्स बायस, तो ये भी गलत है। तो केवल और केवल एक्टिव मोड के लिए यही सही है कि एमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट, या इसकी ऐसे लिख लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान रखना आपको कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्लास नंबर 19 में। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को जम के शेयर करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।